हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें हम देखेंगे बच्चों आज कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। आइए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ अनुक्रमणिका दी हुई है, जिसमें देखिए अनुक्रमणिका, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीति और प्रभाव, पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, पार्ट 4 राष्ट्रीय एकीकरण, पार्ट 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, पार्ट 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ, पार्ट 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ पार्ट 7। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं पार्ट 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है, वह यह कितने प्रकार से होता है। जो अपक्षय है, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है, यह कितने प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय क्या है, एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। तो अपक्षय के प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय के 3 प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के क्या कारण है तथा इनके क्या परिणाम होते हैं। देखो चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना, इसका क्या कारण है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं। देखिए जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है, तापमान क्या अत्यधिक बढ़ जाता है, तब चट्टानें फैलती है। तापमान जिस समय अधिक होता है तो चट्टानें फैल जाती है, और जब ताप अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती। जब तापमान गिर जाता है, ठंड का मौसम आ जाता है, तब चट्टानें सिकुड़ जाती। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती और इसमें दरारें पड़ जाती। फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, चट्टानें चटक जाती है और उनमें दरारें पड़ जाती। देखेंगे बच्चों चट्टानों का विघटन यानी टूट फूट तापमान में परिवर्तन और पाले तुषार के प्रभाव से होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं किस प्रकार चट्टानों का विघटन होने से उनके टुकड़े होते हैं, और कभी देखिए टुकड़े होते हैं और एवं मलबा उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा हो जाता है। दिन का गर्मी में चट्टानें फैलती है और रात्रि की ठंड में एकाएक सिकुड़ने में उसमें तड़कन या दरारें पड़ जाती है, जो धीरे धीरे चट्टानों को चूर कर जाती है। तो इस तरह से चट्टानें फैलती है और सिकुड़ती है। तो चट्टानें फैलने से और सिकुड़ने से उनमें तड़कन आ जाती है, वो चटक जाती है। तो चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरह से चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, और इसके क्या परिणाम होते हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 अपर्दन चक्र किसे कहते हैं। अपर्दन चक्र क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न क्रमांक 63 पर मिलेगा। अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। अपक्षय क्या है, अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। देखिए हमने प्रश्न क्रमांक 63 पर अपर्दन चक्र किसे कहते हैं वह बताया है। देखिए अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। नदियाँ, हिम नदियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक है। इस तरह से
इससे क्या होगा कि अपक्षय, इससे अपर्दन चक्र कहते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर। देखिए, नदी अपने ऊपर भाग में उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इसके कारण गहरी कंदराए महाखंड का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जबलपुर के पास भेड़ाघाट। जबलपुर का भेड़ाघाट जो धुआंधार धबधबा है, सभी ने देखा होगा। देखिए, हमें प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कहाँ मिला, पृष्ठ क्रमांक 65 पर। इसमें पूछा गया महाखंड का निर्माण। तो देखिए, नदी अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। जैसे कि ऊपर से इतनी तेज गति से पानी गिरता है तो नीचे क्या होता, गहराई हो जाती है, गहरा करना होता है। इस भाग में जल वेग अधिक होने से चट्टानों के टुकड़े अपने तली से खुरच खुरच कर गहरा करते हैं। इसके कारण गहरी कंदराए, महाखंड और कैनियन का निर्माण होता है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट का महाखंड दर्शनीय है। और एक देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन विश्वविख्यात है। कोलोराडो नदी का जो ग्रैंड कैनियन क्या है, विश्वविख्यात महाखंड है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। पवन निक्षेपण से बनने वाली कोई एक स्थलाकृति के बारे में हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 73 पर मिलेगा। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 73 से देखकर हमने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, पवन निक्षेपण से बनने वाली एक स्थलाकृति। बालू के टीले बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। बालू क्या होती है, हवा से उड़ जाती हो और फिर वो क्या हो जाता है, एक टीले जैसा निर्माण हो जाता है। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। पवन निक्षेपण से बनने वाले बालू के टीले कहलाते हैं। क्या होता है, पवन निक्षेपण से बनते हैं और इन्हें बालू के टीले कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ढेर हो जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जहाँ सदैव एक ही दिशा से हवा बहती है, ये वहीं बनते हैं। तो इन टीलों को पवन निक्षेपण से बनने वाली एक स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। समुद्री लहरों के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। देखिए, समुद्री लहरों के अपर्दन से जो बनने वाली स्थलाकृति, उसके नाम लिखने हैं। इसका उत्तर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर मिलेगा हमें। समुद्री लहरों से अपर्दन, समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती है। समुद्र की शक्तिशाली लहरें क्या है, निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती है। इनके कारण चट्टानों के अपर्दन में समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबें, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती है। अपर्दन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करती है। इस कारणों से ये अपर्दन में समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबें, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जो समुद्री लहरों के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों को क्या बोलेंगे, समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबें, स्तंभ आदि। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। नदी अपर्दन कितने प्रकार से करती है, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। नदी अपर्दन क्या है, कितने प्रकार से करती है, उनके बारे में हमें संक्षेप में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर मिलेगा। नदी अपर्दन 4 प्रकार से करती है। नदी अपर्दन क्या है, 4 प्रकार से करती है। अपघर्षण, बहाव के साथ चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खुरचते और घिसटते चलते हैं। अपघर्षण से क्या होता है, बहाव के साथ साथ टुकड़े तली और किनारों को खुरचते और घिसटते चलते हैं।
और घुलन नदी जल के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के बह जाते हैं और भौतिक दाब शक्ति द्वारा और सन्नी घर्षण द्वारा। देखिए नदी अपरदन के कितने प्रकार होते हैं, तो नदी अपरदन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अपघर्षण। अपघर्षण क्या है? एक बहाव के साथ चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खुरचते और घसीटते चलते, इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है घुलन। घुलन नदी के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा घुलन हो गया। फिर उसके बाद अगला है हमारा भौतिक दाब शक्ति द्वारा। भौतिक दाब शक्ति द्वारा कैसे अपरदन होता है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। जल बहता हुआ अपनी शक्ति से चट्टानों को संधियों जोड़ों से ढीला कर उनके टुकड़ों को लुढ़काता हुआ ले जाता है नदी के बहाव में। इस कार्य में नदी का जल किनारा से टकराता हुआ वहां जमी चट्टानों को ढीला कर अपने साथ बहा के ले जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? भौतिक दाब द्वारा, भौतिक दाब शक्ति द्वारा। फिर है सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण क्या है? सन्नी घर्षण लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें और अधिक टूट फूट और आपसी घर्षण होता रहता है। नुकीले टुकड़ों का आकार घिस कर रगड़ कर गोल और छोटा हो जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? सन्नी घर्षण। तो इन चारों प्रक्रियाओं में नदी धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके 4 प्रकार होते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा है एक्स्चुअरी का निर्माण। एक्स्चुअरी का निर्माण किस प्रकार होता है? भारत की कौन सी नदियाँ यह स्थलाकृतियाँ निर्माण करती है? एक्स्चुअरी क्या है और भारत की कौन सी नदियाँ इन स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं? इसका उत्तर हमें यहाँ लिखना है। इसका उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 पर। देखिए बच्चों, हमने उत्तर लिखा है एक्स्चुअरी, जिसे क्या कहते हैं? ज्वारनद मुख। समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती है। ऐसी स्थलाकृति को एस्चुअरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है। भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या करती है? अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती है। इसे क्या कहेंगे हम? एस्चुअरी का निर्माण। जैसे कि हम बता देंगे, समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ऐसी नदियों का मुहाना समुद्र की ओर क्रमशः चौड़े होते जाता है और ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धारा यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती है। अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है। ऐसी स्थलाकृतियों को ज्वारनद मुख या एस्चुअरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी या ताप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी ज्वारनद मुख बनाती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं? किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है और किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। इसका उत्तर मिलेगा हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 74 पर। देखिए, मृदा निर्माण के कारक हम आपको बता देंगे। मृदा निर्माण के मूल चट्टानें, धरातलीय बनावट, जलवायु और समय एवं वनस्पति व जीव जंतु आदि कारक होते हैं। इसके क्या क्या कारक है मृदा निर्माण के मूल चट्टानें, धरातलीय बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु आदि कारक हैं मृदा बनावट के। तो समय एवं वनस्पति, तो इस तरह से जो है मृदा निर्माण होता है। फिर उसके बाद समय कैसे मृदा निर्माण करता है? मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक कार्य करती है, इसलिए मृदा निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। मृदा निर्माण में कितना? मृदा निर्माण के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक कार्य करती है, इसीलिए मृदा निर्माण बहुत लंबे समय तक चलते रहता है। तो इस तरह से मृदा निर्माण जैव तथा अजैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील एवं उत्पादक एवं उर्वरक पतली परत है जो भूपृष्ठ को ढके हुई है। मृदा को
की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद करती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें जो कारक है उसमें है मूल चट्टानें, धरातलीय स्वरूप, समय, जलवायु, वनस्पतियों, जीव जंतु, इन सबसे मिलकर मृदा निर्माण होता है और मुख्य भूमिका होती है समय की। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 76 पर। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मृदा संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए क्या है? वनों का संरक्षण आवश्यक है। किस तरह? मृदा मानव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती है और फसलों के उत्पादन में रुकावट आती है। भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है, अतः उसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते, इसलिए मृदा संरक्षण करना अति आवश्यक है। फिर है वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। मृदा संरक्षण वृक्षारोपण से भी होता है, जैसे नदी, घाटियाँ, बंजर भूमियों तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को भी रोका जा सकता है। फिर अगला है उपाय हमारा, जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे कि जल द्वारा, जैसे बाढ़ों के जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी बह जाने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। कैसे कि भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उबड़ खाबड़ होने से भी हम इसे बचा सकते। फिर अगला है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण कैसे देखेंगे हम? बाढ़ नियंत्रण नियोजित चराई, सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के द्वारा भी किया सकता है सीढ़ीदार खेत। बाढ़ नियंत्रण जैसे बाढ़ों से जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी के बह जाने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, अतः नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाना चाहिए ताकि प्रवाह का वेग कम होने से अपरदन कम हो। और सीढ़ीदार खेत बनाकर जैसे पर्वतीय ढालों पर मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना अधिक उपयोग होता है, क्योंकि ढाल से बहती मिट्टी समतल खेत में जमा हो जाती है। इस तरह से और हम फसलों का फेरबदल करके भी मृदा संरक्षण कर सकते हैं। जैसे मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसलों को बारी बारी से बदल कर बोना चाहिए। तो इस तरह से हम मृदा संरक्षण के उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारी मृदा संरक्षण हो सकता है। तो इस तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का आज हमने पाठ देखा है पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 12 भारत की रक्षा व्यवस्था।